नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उस उत्तर प्रदेश की जहां विधानसभा चुनाव तो होने ही जा रहे हैं, लेकिन आजकल गणित का पाठ पढ़ाया जा रहा है। गुणा भाग नहीं, रेशो प्रोपोर्शन समझाई जा रही है। और यह काम कौन कर रहा है? बीजेपी और समाजवादी पार्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यह लड़ाई तो 80-20 की है। विपक्ष ने आरोप लगाया, देखिए ध्रुवीकरण किया जा रहा है, 80% हिंदू, 20% मुसलमान, हिंदू मुसलमान चुनाव को बनाया जा रहा है। तो वो यानी कि समाजवादी पार्टी 85-15 की बात करने लगे। 85-15 का क्या गणित कि 85% इसमें सब वो लोग आ गए जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो मुसलमान हैं, और कुछ अगड़े बच गए 15% में, कि यह लड़ाई 85-15 की है। यानी कि यहां पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी हिंदुत्व कार्ड खेल रही है तो समाजवादी पार्टी अगड़ा पिछड़ा कार्ड, मंडल का कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। और आज यह फिर से होते दिखा। आज 2 अहम घटनाएं हुई लगातार। पिछले 3 दिन से हम आपको बता रहे हैं, भूकंप पर भूकंप आ रहे थे, पलायन हो रहा था बीजेपी से। दर्जन भर विधायक, जिसमें 3 मंत्री भी शामिल हैं, वो बीजेपी को छोड़ गए। आज उनमें से सबसे प्रमुख चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में बाकायदा उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। अब ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। समाजवादी पार्टी दफ्तर में यह ज्वाइनिंग हुई। अखिलेश यादव भी वहां पर थे और भारी भीड़ भी दिखी, बावजूद इसके कि चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा रखी है। कल तक के लिए यह पाबंदी है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, लेकिन कोई मास्क नहीं, कोई पाबंदियां नहीं, और जबरदस्त भीड़। भीड़ की तस्वीरें दिखाइए भाई। पीसीआर कुंभकर्णीय निंद्रा में चले गए हैं शायद आप। उधर दूसरी तस्वीर, वो भी अहम है। दूसरी तस्वीर गोरखपुर की तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दलित परिवार के घर गए। बीजेपी का ही दलित कार्यकर्ता है, नाम अमृतपाल है, और यह न्योता दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद दिया, कहा बीजेपी ने सामाजिक समानता के मंत्र को अपनाया है। तो इन तस्वीरों को समझने की कोशिश कीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कैच छोड़ दिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश उनके हाथ से गया, और वो एक रेनबो कोएलिशन, एक सतरंगी गठबंधन बना रहे हैं जिसमें पिछड़ों का पुट जबरदस्त है। तो क्या उसी की काट ढूंढने आज अपने गृह क्षेत्र में ही निकले योगी आदित्यनाथ और दलित कार्ड खेलते दिखे? यहां पर खास बात यह भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि बीजेपी में 8 अगस्त 2016 को बीजेपी में आने से पहले नेता प्रतिपक्ष थे, विधानसभा में बीएसपी के बड़े नेता थे। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहन मायावती को भी जमकर कोसा, कहा कि वो मान्यवर कांशीराम और बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को भूल गई हैं, रास्ते से भटक गई हैं, दलितों की उनको परवाह नहीं है। तो यहां पर अब अलग अलग गोटियां सेट की जा रही है, वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है दरअसल कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की तादाद कितनी है। लोग 40% कहते हैं। 1931 में आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी, उसमें ओबीसीज की तादाद पूरे देश में 52% बताई गई थी। तो उत्तर प्रदेश में कितनी है यह मालूम नहीं, लेकिन अब यह खेल 80-20 हो या 85-15,
ये हिंदुत्व बनाम मंडल होता दिख रहा है। यह बात बिल्कुल साफ हो रही है। और इसी बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी आज एक अहम बयान दिया और उससे आने वाले दिनों में रणनीति क्या रहने वाली है उत्तर प्रदेश में, उसके साफ संकेत, उसकी साफ झलक भी मिलती है। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी गठबंधन की पहली लिस्ट जारी की गई है। उस लिस्ट को देख करके जिसमें बड़े बड़े खूंखार अपराधियों के नाम हैं और उन अपराधियों के ऊपर जिनके ऊपर किसी के ऊपर 20, किसी के ऊपर 30, किसी के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हैं, उन अपराधियों को टिकट दे करके श्री अखिलेश यादव जी, आप अपने गठबंधन से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? और इसका परिप्रेक्ष्य थोड़ा मैं आपको समझा दूं, यह बयान क्यों दिया गया है। कल दरअसल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है, खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। 29 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने। 19 सीटें आरएलडी के खाते में गई, 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई। और इन 10 में से 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं समाजवादी पार्टी ने, 19 में 3 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं आरएलडी ने, राष्ट्रीय लोकदल ने। तो यहां पर 80-20 के फॉर्मूले को और आगे बढ़ाते दिख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, डबल इंजन की सरकार 80-20 पर क्यों आई और पिछड़ा छूटा तो दलित का कैच पकड़ा। अमृतपाल के जो घर गए आज योगी आदित्यनाथ। और गणित में अब यह भी कहा जा रहा है कि नहीं, 3/4 की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो दरअसल 3-4 सीट लेकर आएंगे। अलग अलग गणित यहां पर समझाए जा रहे हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा गुरु प्रकाश, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल, राजपाल कश्यप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जो हैं उसके अध्यक्ष भी हैं। केसी त्यागी प्रधान महासचिव हैं जेडीयू के, जो अहम घटक है मोदी सरकार की साझा सरकार, बिहार में चलाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज को पकड़ने वाले लोगों में सबसे दिग्गजों में हैं, सबसे ऊपर हैं। केसी त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। और श्याम सिंह यादव बीएसपी के सांसद भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो गुरु, लड़ाई पिछड़ों पर आ गई है क्या? पिछड़ा तय करेगा लखनऊ में किसकी सरकार बनेगी। देखिए संदीप जी, तय तो उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश का यही दुर्भाग्य रहा है कि कोई पार्टी कोई एक जाति की बात, कोई एक परिवार की बात करती आ रही है। उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के बिहाफ पे कभी किसी ने बात नहीं की। जहां तक पिछड़े वर्ग के कल्याण की बात है, इस पे प्रतिनिधित्व, सशक्तिकरण और विकास। अब भारत में पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री किस पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी बने, ये हम सब जानते हैं। प्रदेशों में आप देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान हो, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी हो, विनय कटियार जी हो, बाबूलाल गौर जी हो, उमा भारती जी हो, सुशील मोदी जी हो, रेणु देवी जी हो, तारकिशोर प्रसाद जी हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। और जिन लोगों ने सामाजिक न्याय पे अपनी राजनीति को चमकाया है, उनकी कहानी देखिए। लालू जी की पार्टी में शुद्ध रूप से परिवारवाद चल रहा है। समाजवादी पार्टी में हम जानते हैं कि सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्वयं सांसद रहेंगे, पिताजी अध्यक्ष रहेंगे, भाई अध्यक्ष रहेंगे, भाभी सांसद रहेंगी, मिनिस्टर रहेंगे, रामगोपाल जी हो, शिवपाल जी हो। तो एक परिवार पे ही सामाजिक न्याय केंद्रित रहता है क्या? तो इसको समझने की आवश्यकता है। तो सामाजिक न्याय की आप कह रहे हैं, आप ताल ठोक रहे हैं, लड़ाई आप लड़ते हैं। तो जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, भगवती सागर, विनय शाक्य, रोशनलाल वर्मा, मुकेश वर्मा, ब्रजेश कुमार प्रजापति, नीरज मौर्य, बलराम सैनी, ये तो आप ही के साथ थे ना। और सबने यही आरोप लगाया कि दलितों, पिछड़ों, शोषितों, गरीबों, बेरोजगारों की उपेक्षा कर रही है योगी सरकार।
ये तो आपके घर को छोड़ के गए हैं ना। सावित्रीबाई फुले एक सांसद हुआ करती थी, वो भी छोड़ के गई थी। आज उनका क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। उदित राज जी हमारे साथ सांसद हुआ करते थे, वो भी इसी आधार पर छोड़ के गए थे। आज उनका क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। तो 40 साल पहले संदीप जी हरियाणा के एक राजनीतिज्ञ हुए आयाराम जी, और तब से ये आयाराम गयाराम सिंड्रोम पॉलिटिक्स में चलता रहा है, जो कांग्रेस ने संस्थागत किया है। 54 साल हो गए तो उसको, हमें लगता है 1967 की बात है। गयाराम सिंड्रोम है। हाँ, 1967 की बात है, 54 साल हो गए। जी 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 हाँ। और आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों या फिर धर्म सिंह जी हों, ये समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का इतिहास हम जानते हैं। अखिलेश यादव जी की मौजूदगी में आजम खान साहब ने क्या कहा था कि बाबा साहेब अंबेडकर भूमाफिया हैं। अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्होंने विरोध किया था दलितों को आरक्षण प्रमोशन में ना मिले। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति युवकों को युवतियों को जो स्कॉलरशिप मिलता था वो बंद किसने किया? तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अगर आरक्षण की बात करते हैं, आरएसएस का बयान, आप तो बिहार से आते हैं, 2015 का चुनाव ध्यान है मोहन भागवत का बयान आरक्षण को लेकर, आरक्षण की व्यवस्था खत्म करनी चाहिए, ये सरसंघ चालक का बयान था। नहीं, इसके अलग अलग मिस इंटरप्रिटेशंस और इंटरप्रिटेशंस हुए थे, अभी उस पर जाने का कोई अर्थ नहीं है। और अखिलेश यादव जी अगर सामाजिक न्याय की बात करेंगे, मुझे लगता है कि यह दोहरे मापदंड की पराकाष्ठा है। और आज के तारीख में संदीप जी, आप दलितों को पिछड़ों को बरगला नहीं सकते हैं। इतिहास में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिपरिषद में दलितों को, अनुसूचित जनजाति को, महिलाओं को किसने दिया, आप देख सकते हैं। यही कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिन्होंने वीपी सिंह गवर्नमेंट का विरोध किया था कि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन नहीं लागू होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि मंडल और कमंडल में जो अंतर आप लोग पैदा करते हैं, नहीं, मंडल को लागू करने पर आपके तत्कालीन उस वक्त के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने भी किया था। राजीव गोस्वामी से मिलने गए एम्स, और इसके साक्षी बैठे हैं यहां पर केसी त्यागी, उनसे मैं अभी इसकी तस्दीक भी करा दूंगा। लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये ऑन रिकॉर्ड भाषण राजीव गांधी जी का है, ये देखना चाहिए। और ये छोड़िए ना, आप ये सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन देखिए, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन देखिए, काका कालेलकर कमीशन। तो अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व ना मिले, उनका सशक्तिकरण ना हो, ये कांग्रेस लगातार प्रतिनिधित्व दिया, इसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। जिनको प्रतिनिधित्व दिया वो छोड़कर जा रहे हैं। और अब योगी आदित्यनाथ को अमृतपाल के घर पर, एक दलित के घर पर भोजन करना पड़ रहा है। यानी कि क्या पिछड़े का कैच छूट गया, अब दलित का कैच पकड़ रहे हैं। अरे कहां से क्या छूट गया? मैंने भी आपको इतने नाम गिनाए हैं। सबसे अधिक ओबीसी एमएलए एमपी उत्तर प्रदेश में किस पार्टी से आते हैं संदीप जी, बताइए ना? भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो मुझे नहीं लगता है ऐतिहासिक तौर पे राज्यपालों का अपॉइंटमेंट हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मैं बिहार से आता हूं। अभी जो दारा सिंह चौहान जी छोड़ के गए हैं, उनके समाज के फागू चौहान जी हैं, वो अपने समाज से बनने वाले पहले राज्यपाल हैं बिहार में, ये देख लीजिए आप। तो बहुत सारे ऐसी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को, जो हाशिए के समाज है, उनको भी शासन प्रशासन में भागीदारी मिले, ये सुनिश्चित किसने किया? तो इस सरकार में हुआ। जातीय जनगणना तो आप कराते नहीं मुझे हैं। लगता है कि आप बिहार से आते हैं, बिहार सरकार ने विधानसभा में 2-2 बार सर्वसम्मति से पारित किया है जातीय जनगणना का मामला। आप जानते हैं, आप खुद प्रोफेसर हैं, प्रोफेसरशिप में ओबीसी 0, असिस्टेंट प्रोफेसर्स गिनती भर के, वो आंकड़े दोहराने की जरूरत नहीं है। गुरु प्रकाश, पहली बार अच्छा कि आपने ये विषय उठाया। आईआईटी और आईआईएम में भी रिजर्वेशन लागू हो, इसकी व्यवस्था अब शुरू हुई है, मैं बताना चाहता हूं आपको। और सिर्फ प्रोफेसरशिप में ही क्यों, किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट कोई दलित बनाओ तो भारतीय जनता पार्टी, स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी। तो आप आज ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की देखिए, हर जगह, वो चाहे संगठन हो या सरकार हो, पिछड़े समाज को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, और इसी सरकार में दिया जा रहा है। और वहीं पंजाब का सिनेरियो आप देखिए, पंजाब में भी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि चुनाव अगर वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हैं हम बनेंगे, चन्नी जी बोलते हैं हम बनेंगे। तो दलितों को लेकर के, दलितों को प्लेस होल्डर सीएम बनाना ये कांग्रेस की पराकाष्ठा है। तो आप जो सामाजिक न्याय की बात करते थे, 80-20 के फॉर्मूले पर क्यों आ गए? ये नई रेशो प्रोपोर्शन क्यों सिखाने लगे? नहीं, देखिए, 80% वो लोग जो विकास के साथ हैं, 20% वो जो विनाश के साथ है। इसमें बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है।
इसीलिए मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय के लिए 2014 अच्छा, अभी केशव के प्रसाद बाद मौर्य का जो एक बयान बुनियादी सुनवाया परिवर्तन आया है। वो किसके बारे में बता रहे थे? अराजक तत्व, गुंडे, आतंकी, उनको टिकट दे दिया। नहीं, देखिए संदीप जी, 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है। और 2019 का तो मुझे याद आता है कि मायावती जी और अखिलेश जी एक साथ आ गए थे। जब वो लोग कुछ नहीं कर पाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी और दारा नहीं सिंह नहीं, चौहान जी जो क्या ये कर रहे थे? अराजक और आपराधिक पृष्ठभूमि की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 312 आपके विधायक थे, 325 कुल मिलाकर, उसमें से 143 की आपराधिक पृष्ठभूमि है। गलत तो नहीं कह रहा? संदीप जी, अब 2017 पे जाने से पहले 2012 को भी देखना चाहिए। अभी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो बहुत पुराना इशू है, लेकिन 2012 में ये एडीआर का रिपोर्ट है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो 60% मंत्री ऐसे थे जो दागी थे। और ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है ना, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट तो है नहीं, ये तो कोर्ट को तय करने दीजिए ना। अब हर मामला सच है, हर मामला झूठ है, ये न्यायिक प्रक्रिया है, जुडिशियल प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस को तय करने दीजिए। इसमें हम आप निर्णय लेने वाले कौन होते हैं? बिल्कुल सही बात है, जुडिशियल प्रोसेस को आने दीजिए। यहां पर राजपाल कश्यप, ये 80-20, 15-85, ये गणित के पाठ क्यों पढ़ाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को? देखिए, बीजेपी लगातार भ्रमित करने में लगी, तभी तो हम लोगों को तो नारा है कि 85 भाग हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। तो इसीलिए तो बौखलाहट है इनको। ये 85 और 15 तो कौन कौन से हैं? 15 में कौन आया, 85 में कौन आया? 85 भाग में और 85 तो हमारे पास है समाजवादी पार्टी नहीं, 15 कौन से हैं वो जो आपके पास नहीं है? भी उसमें भी टूट है, वो भी हमारे साथ में है। अरे हैं कौन, ये तो बता दीजिए। अरे बताइए, समाज सोशलिस्टों की सदैव मांग रही, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60% तो पिछड़े हैं। उसके बाद दलित है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, ये भी तो है। और हमारे सवर्ण भाई है, तो सवर्ण भाई भी भारी संख्या में बीजेपी से छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ गए। तो ये इनका सफाया तय है, ये बौखलाहट है। इसीलिए केशव जी कैसा बयान दे रहे थे। अरे अपना मंत्रिमंडल देखिए, खुद भी अपना कभी कभी रिकॉर्ड निकाल के देख लिया करें। मुख्यमंत्री जी अपना अपना रिकॉर्ड देख लिया करें, अपराधी कितने मुकदमे हैं। ये माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति से घबरा गए, इसलिए नाना प्रकार के षड्यंत्र, सारे षड्यंत्र नाकाम हो गए इनके। इन्होंने पता नहीं कितने छापे डलवाए, कितनी छवि खराब करने के लिए माननीय, और धोखे से छापा तो अपने खजाने पे भी डलवा दिया। अब पीयूष जैन और पंपी जैन के चक्कर में, पंपी जैन की जगह पीयूष तो जैन आप पे अपने डलवाए। दरवाजे सबके लिए खोल दो। और परिवारवाद को जो बात गुरु प्रकाश कह रहे हैं कि धर्म सिंह सैनी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह हो, सबके बेटों को टिकट दे दो, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है या परिवारवाद फले फूलेगा? नहीं, जब इनके दल में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य तो उनकी बेटी को टिकट दे दिया, उनके बेटे को टिकट दे दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दे दिया, तो परिवारवाद नहीं था। ये राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट देते तो परिवारवाद नहीं है, कल्याण सिंह के बेटे और पोते को भी टिकट देते तो परिवारवाद नहीं है। और कितने विधायक, मंत्री और सांसद बता दे, कितने मुख्यमंत्री बता दे जो बता रहे हैं ये, और कितने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को बेटों को देखा है जो सभासद जीतने की हैसियत में नहीं है। लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आप अपनी ताकत के साथ में समाजवादी पार्टी को और माननीय नेताजी की विरासत को आगे बढ़ाया है, जिसके आगे घुटने टेकने को ये बीजेपी मजबूर है, जिसके आगे खिलाफ षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, ये पिछड़ों की और दलितों की बड़े हिमायती बताते हैं अपने को, तो ये बताएं कि क्यों नहीं जाति जनगणना करा दे रहे हो, क्यों नहीं मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दे रहे हो? आप पिछड़ों के हितैषी बताते हो, तो आप ये निजी क्षेत्रों में आरक्षण क्यों नहीं लागू कर दे रहे हो? आप करेंगे, आपके घोषणा पत्र में होगा ये। देखिए, हमारे नेता ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने ही आउटसोर्सिंग पे भी आरक्षण लागू करने का काम उत्तर प्रदेश में किया था, आउटसोर्सिंग में माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में। और मंडल कमीशन की भी सिफारिशें नेताजी के जमाने में लागू हुई, और हम आदिवासियों को भी पंचायतों में तो भी सामाजिक न्याय की इस तथाकथित लड़ाई में राजपाल कश्यप साहब, कोई नैतिकता का कोई लेना देना नहीं है। जिसको बुला सकते हो
उसको बुला लो, जिसको तोड़ सकते हो उसको तोड़ो, और साथ ही साथ चुनाव आयोग की जो पाबंदियां हैं उसकी भी धज्जियां उड़ा दो। कोई मास्क नहीं, खुद अखिलेश यादव ने मास्क नहीं लगाया हुआ। देखिए संदीप जी, पहली बात तो यह है कि बीजेपी तो पूरा चुनाव लड़ रही थी। जब यहाँ कोविड से त्राहिमाम मचा था तो योगी जी जाके पश्चिम बंगाल और तब पाबंदियां नहीं लगी थी, यहाँ पाबंदियां लगी हुई है। केंद्र की सरकार कर रही थी। दूसरी बात केवल एक चीज है कि ये नाकाम हो गए, न रोजगार दे पाए, न पिछड़ों के आरक्षण घोटाला। ये हमको बताएंगे जातिवादी। इन्होंने बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 वैकेंसियों में एक जात के लोगों को 11 भर्ती कर दिया। वो जातिवाद नहीं है। पूरे कलेक्टरों की सूची देखिए आप, पूरे कलेक्टरों की उत्तर प्रदेश के। अपने टाइम की सूची देखी थी? का बेटा कहाँ है कलेक्टर? कहाँ अपने टाइम पे सूची देखी थी? मौर्य का है, कहाँ भुर्जी का है, कहाँ दर्जी का है, कहाँ नाई का है, कहाँ सविता का है, कहाँ राजभर का है, कहाँ चौहान का है? बताए ना कहाँ है? ये क्या इनके कलेक्टर नहीं है? इनके मलाई कौन काट रहा था? यादव ही मलाई काट रहे थे आपके राज में 2012 से 2017 के बीच। जनजात के बेटे आईएएस नहीं है, वो कलेक्टर लायक नहीं है क्या? या कुलपति जो बनाएंगे, जो आरएसएस की पाठशाला में जाएगा वही कुलपति बनेगा? ठीक है, केसी त्यागी स्क्रीन पर। केसी त्यागी साहब 90 के दशक में वो नारा बुलंद किया था, आप लोगों ने ही बुलंद किया था, जो पिछड़ों की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। अब ये उत्तर प्रदेश की लड़ाई वहीं आ गई क्या? जो पिछड़ों की बात करेगा वो लखनऊ पर राज करेगा? नहीं, हमारे बिहार में तो आज भी वो नारा जिंदा भी है और सजीव भी है। पिछले 16 साल से विकास भी हो रहा है और न्याय भी चल रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो वहाँ पर मुंगेरी लाल कमीशन के जरिए, और मैं इसको अपने पैनल के साथियों को बताना चाहता हूँ और आपकी जानकारी के लिए भी, 1971 में वो मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय के लिए और देश का वो पहला नेता है जिसने कोटा विद इन कोटा प्रारंभ किया था, संदीप जी। और 78 में लागू किया। हमारे 2 योद्धा सामाजिक न्याय की लड़ाई में कुर्बान हुए हैं, पहला वीपी सिंह और दूसरा कर्पूरी ठाकुर। इन्होंने आरक्षण लगाया और दोनों की कुर्सी चली गई। और एक और दुर्भाग्य देखिए, जनता दल की कुर्सी गई जनता दल के चंद्रशेखर के जरिए, और हमारा जो जनता पार्टी था 78 में कर्पूरी ठाकुर का, उसकी कुर्सी गई जनता पार्टी के सतेंद्र बाबू के नेतृत्व में। और वहां पर एक दलित को ही दिखाने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला मैं बताना चाहता हूं जो उन्होंने 78 में लागू किया था, उसमें उन्होंने इसको आरक्षण को बांटा, जिसकी कोटा विद इन कोटा चलता है आजकल। उसमें 8% तो उन्होंने किया ओबीसी के लिए, 12% किया एमबीसी के लिए जो अति पिछड़े हैं, 14% एससी, तब बिहार इकट्ठा था इसलिए 10% एसटी, और सुनिए 3% महिला और 3% स्वर्णों के अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए। अब आज ये भी फॉर्मूला खत्म हो गया। मैं नहीं, आज वो लड़ाई फिर से पिछड़ों पर आ गई है क्या लड़ाई? मेरा सवाल ये था, पॉइंटेड सवाल था केसी त्यागी। संदीप जी मेरे मित्र सुकेश जी बैठे हैं और उस आंदोलन के उन्होंने करीब से देखा है। ये लड़ाई तन और मन की है। तन पे कपड़े एक जैसे हैं, घड़ी एक जैसी है, चश्मा एक जैसा है, लेकिन मन जिनके टूटे हुए हैं। दूसरा, जो वर्ग है उसको समानता चाहिए, लेकिन जो वर्ण है मेरे मित्र गुरु प्रकाश जी और कश्यप जी और श्याम सिंह जी, इन्हें सम्मान भी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि 90 के सवाल एक बार फिर भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु बन रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव से ही सही। यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही, केसी त्यागी, की लड़ाई सम्मान की है। तो ये सम्मान की लड़ाई में जो कुनबा लामबंद किया है अखिलेश ने, क्या ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब साबित हो सकता है? नहीं, बीजेपी को अपने आप को मल्टी कास्ट मल्टी क्लास पार्टी बनाने के जो प्रयास हैं उनको और तेज करना चाहिए। मैं मित्र पार्टी होने के नाते कहना चाहता हूं। और गुरु प्रकाश जी का से जब आप जिक्र कर रहे थे तो मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस का पिछले साल की एक कटिंग है।
not a single professor and associate professor appointed under the OBC quota in Central University. आगे का पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं टाइम वो भी हमने देंगे। बता रखा है दर्शकों और वो को। डाटा, हाँ नहीं एक भी, गुरु प्रकाश जी एक भी। लिहाजा मैं सप्पल जी को भी कहना चाहता हूं, उस दिन की मरी हुई कांग्रेस है 1990 की, जब वीपी सिंह के मंडल पर 1.5 घंटे का भाषण स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दिया था, जिसमें उन्होंने जात के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो ये मंडल कमंडल सबसे की बड़े लड़ाई हो रही है, जातिवादी 90 के शुरुआती दशक को रिविजिट कर रहे हैं केसी त्यागी साहब। 1990 का भी जिसका आपने जिक्र किया था, उस पार्लियामेंट में मैं था और मैंने वो अपमान भी झेला, यद्यपि मैं उन वर्गों का नहीं था जिनके लिए मंडल लगा था, लेकिन उसका समर्थक था। मेरे घर के बाहर नॉर्थ एवेन्यू में मुझ समय रहता था, 100-200 उत्पाती लड़के रोज आते थे मुझे गाली देने के लिए, मेरे माँ बाप को गाली देने के लिए। मैंने सारे अपमान इस आंदोलन में डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और अब मेरे मित्र नीतीश कुमार, ये जो जिस पॉलिसीज को लेकर के चले हैं, चौधरी चरण सिंह को भी मत भूलिए, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, जब वो गृह मंत्री बने हैं, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट और असेंबली में वो चौधरी चरण सिंह का दिया हुआ, किसान जातियों के बच्चे एमएलए एमपी नहीं बनते थे। हमारे जैसे लोग जो राजनीति में आए हैं उसका भी बड़ा श्रेय उनको जाता है, और इसको जगाने वाले निसंदेह डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर तो हैं। 90 का दशक फिर से दोहराया जा रहा है केसी त्यागी साहब। मैं चाहता हूं कि 90 के दशक के वो सारे मुद्दे जनता के बीच में जाने चाहिए और जनता सबसे के बीच बड़े में जाने जातिवादी चाहिए। वो लोग। श्याम सिंह यादव, क्या ये लड़ाई सम्मान की है या ये खालिस राजनीति हो रही है कि जितना जिन लोगों को ला सकते हो, राजनीतिक विचारधारा गई तेल लेने, नैतिकता का कोई तकाजा नहीं, अपना कुंबा भर लो और लोगों को बताओ देखो जी हमारे साथ इतने लोग आ गए, या दूसरा पक्ष ये बताए कि ये तो अवसरवादी हैं, ये तो परिवारवादी हैं। ये सम्मान की लड़ाई है या राजनीतिक ताल ठोकी जा रही है? दरअसल देखिए भाई, ये सम्मान की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। अभी हमारे बड़े भाई जैसे माननीय केसी त्यागी साहब ने कहा कि तन पर कपड़ा होता है, घड़ी होता है, सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन मन की बात है। ये यहाँ पर जो है मन साफ नहीं है। आप देख रहे हैं ना विजुअल, माननीय योगी जी एक दलित के यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। कभी पहले भी खाया 5 साल में, मैं पूछता हूँ। और अभी आपने कुछ 1 साल 1.5 साल पहले देखा होगा, कुंभ मेला हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दलित का पैर छुआ, पैर धो रहे थे, तो क्या उसके बाद कभी फिर धोया? और क्या ये जो अभी बैठ के खाना खा रहे हैं, पता नहीं किस मन से खा रहे होंगे, ये तो बाद में आएगा। तो ये लोग मन में कुछ और करते हैं, दिखावा कुछ और करते हैं। दिखावा कर रहे हैं कि अभी 27 मिनिस्टर उन्होंने बैकवर्ड क्लास के बना दिया। अरे भाई, 14 से आपकी सरकार है, 14 से 19 हुआ, 5 साल बीता, फिर 19 में दोबारा चुनाव हुए, फिर 2.5 साल बीता, और जब यूपी का चुनाव आया तब आपको बैकवर्ड मिनिस्टर बनाने की याद आई। और मैं तो कहता हूं कि कितने दिन बने रहेंगे, इसमें भी मुझे संदेह है। आपको यही परेशानी है क्या श्याम सिंह यादव कि योगी आदित्यनाथ एक दलित के घर यहाँ कर जाकर भोजन करते हैं? मैंने सवाल भी ये पूछा है कि पिछड़ा छूटा है तो दलित का कैच पकड़ने चल पड़े क्या? वो आपका परंपरागत वोट बैंक है, इसीलिए आपने ज्यादा बड़ा हमला योगी आदित्यनाथ पर किया। हम कई चीजें गुरु प्रकाश जी अभी कर रहे हैं, एक एक लाइन में सब बातों का जवाब दे रहे हैं। एक गुरु प्रकाश जी पहले बीजेपी के जो आपने प्रवक्ता बुलाए थे, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। कहते हैं कि अभी आईआईएम में और इंडियन मैनेजमेंट स्कूल में और कुछ जगहों पर इन्होंने पहली बार आरक्षण का प्रस्ताव लागू किया। अब देखिए, लागू तो करते हैं, ये कहने के लिए ठीक है, लेकिन भरते कितने हैं? ये तो सब सीट जनरल से भर देते हैं। ये कहते हैं
कि बैकवर्ड का और शेड्यूल्ड कास्ट का कोई उचित कैंडिडेट ही नहीं मिला। अब इसके आगे क्या इनसे पूछिए कि कितने, अभी माननीय त्यागी जी कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में कितने प्रोफेसर हैं बैकवर्ड के, वो देख लीजिए। और केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो अभी लिस्ट जारी हुआ है, उनके ऊपर सवाल उठाया है कि दागी लोगों को टिकट दे दिया गया। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, यूपी में दर्जनों मुख्यमंत्री हुए हैं, किस मुख्यमंत्री के पास इतने क्रिमिनल केस थे? किस मुख्यमंत्री के आप बताएं, एक का भी नाम बताएं। और जितना ये वर्तमान मुख्यमंत्री के पास जितने क्रिमिनल केस हैं इनके अगेंस्ट, इससे आधा चौथाई भी किस मुख्यमंत्री के? आप बताइए। तो वो तो अदालत में प्रक्रिया चल रही है ना, अदालत ने दोषी नहीं करार दिया है, आरोप लगे। सुपुआ बोले और चलनिया भी बोले, जिसमें 72 छेद। तो ये किस मुंह से ये सब बात कर रहे हैं? इनका मुंह साफ नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो आपके सहयोगी थे, ये जो श्याम सिंह यादव साहब। सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य आज बोले समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर्स में कि बहन मायावती मान्यवर कांशीराम और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों से, सिद्धांतों से भटक गई हैं। एक मिनट सुनिए। दारा सिंह चौहान पार्टी छोड़कर अभी आए हैं, इनको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान के जाति के एक आदमी को उन्होंने गवर्नर बनाया। जैसे लगता है कि गवर्नर बनने की काबिलियत नहीं थी, इन्होंने बना करके बहुत एहसान किया उस जाति पर। पहली बात, क्या उनकी काबिलियत नहीं थी बनने की? क्या नाकाबिल आदमी को गवर्नर बनाया? मैं पहली बार पूछना चाहता हूं। दूसरी बात यह पूछना चाहता हूं कि ये आप तो इस तरह के एक जाति से एक मोहरे बना करके, आपका इरादा ही गलत है, मन के भीतर आप स्पष्ट नहीं है। एक दिखाएंगे मौर्य को, केशव प्रसाद मौर्य को, पूरी प्रदेश की मौर्य को वोट लेने के लिए। एक तो ये तो सब राजनीतिक दल कर रहे हैं ना श्याम सिंह यादव साहब, ये जातियों की गोतियां सब सेट कर रहे हैं ना। कुछ आरोप लगाए गुरु प्रकाश, क्विक रिस्पांस चाहूंगा। गुरदीप सप्पल अभी खामोश बैठे हैं। गुरु, समाचार आपने देखा होगा, आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है। हाँ, आज हम सबने समाचार देखा है कि बसपा के एक नेता थे, वो थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखा रहे थे कि भाई हमसे 65 लाख रुपए लिए गए और हमको टिकट भी नहीं दिया गया, तो कम से कम हमारे पैसे वापस हो जाएं। तो बहुजन समाज पार्टी के लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये सुनकर के अच्छा लग रहा है। और देखिए, बहुजन समाज पार्टी में इसके संस्थापक स्वर्गीय कांशीराम जी की बात करते हैं। कांशीराम जी की कल्पना क्या थी कि समाज के सभी पिछड़े वर्गों को सम्मान मिले, शासन प्रशासन में भागीदारी मिले। मायावती जी ने किस उत्तराधिकारी को तैयार किया है, आप बताइए ना। आपको समय मिला था, आज पूरा का पूरा बहुजन मूवमेंट जो कांशीराम जी ने खड़ा किया था, उसको यदि बर्बाद करने का किसी ने काम किया तो मायावती जी ने किया है। और समाज के सभी वर्गों को साथ अगर कोई लेके चल रहा है, किसी को अगर उम्मीद और आशा की किरण लग रही है, और कारण यही है कि लगातार 14, 17, 19 में समाज के सभी वर्ग भाजपा के पीछे गोलबंद हुए, और आने वाले समय में भी आप देखेंगे प्रतिनिधित्व जो देगा समाज उसके साथ खड़ा रहेगा। मतलब दलित वोट बैंक पर आप निशाना साध रहे हैं आप? अब देखिए, हमने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के बिहार से पहले किसी ने बात नहीं की। हम 23 करोड़ जनता के बिहार से बात कर रहे हैं। बाकी आपका अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है, हम सबके लिए बात कर रहे हैं। आप सबके लिए बात कर रहे हैं। गुरदीप सप्पल, सबकी बात हो रही है या मोहर लगेगी जात पर? खेल ये हो रहा है। संदीप जी, जो यूपी में हो रहा है उसको केवल यूपी के नजर से देखेंगे तो गलत फैसला निकलेगा। यूपी में तो ओबीसी भाग गए, गोवा में 5 क्रिश्चियन एमएलए इनके भाग गए, उत्तराखंड में दलित लीडर्स कई सारे इंक्लूडिंग मंत्री कांग्रेस पार्टी में आ गए, और पंजाब में पंजाब और सिख कम्युनिटी से, पंजाबी कम्युनिटी से ये विलुप्त हो गए, इवेपोरेट हो गई है पार्टी। तो बीजेपी के अंदर जो टूटन आ रही है वो केवल एक स्टेट की नहीं है। वो क्यों आ रही है? गुरु प्रकाश जी ने एक बात अच्छी की थी कि रेनबो कोएलिशन बनाने की कोशिश बीजेपी ने की। शुरुआती दौर में मोदी जी के जो शुरू के 3-4 साल थे, उसमें सबको जगह देने की कोशिश की। यूपी में भी बना, गोवा में भी बना उनका कोएलिशन, सब जगह बना। लेकिन आरएसएस की जो फिलॉसफी है उसमें इस कोएलिशन को सर्वाइव करने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आपने ले तो लिए सारे दलित समुदाय, आपने ले लिया ओबीसी समुदाय, आपने बाकियों को ले लिया,
लेकिन आपकी फिलॉसफी क्या है वो समझ गए वो समुदाय कि आपने पहले, जैसा आपने कहा 2015 में पहले कोशिश की कि रिव्यू करें आरक्षण को, मोहन भागवत जी ने बोला, विरोध हुआ, चुप हो गए। तो अब पूरा का पूरा मोनेटाइजेशन के नाम पे, निजीकरण के नाम पे आप सरकारी नौकरी खत्म कर दे रहे हैं। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। ये वो समुदाय समझ चुके हैं, ये वो समुदाय समझ चुके हैं कि जब अगर कोई केस होता है, मान लीजिए हाथरस केस हुआ, तो प्रशासन जुर्म करने वाले को नहीं पकड़ता है, उस लड़की के भाई को गुनहगार ठहराता है और रात को, आधी रात को दाह संस्कार करवा देता है। तो ये जो मैसेजेस गए हैं इन कम्युनिटीज में, वो केवल इन नेताओं का जो मिसट्रीटमेंट हुआ वहां तक नहीं है। तो ये सब लोग समाजवादी पार्टी क्यों जा रहे हैं? आपके भी नेता छोड़कर समाजवादी पार्टी जा रहे हैं और किसी दल में नहीं जा रहे। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। जहां पे जो पार्टी मजबूत है, गोवा में, उत्तराखंड में हमारे यहां आए हैं, यूपी में समाजवादी हमसे आगे निश्चित तौर पे है, तो वहां पे गए हैं। सवाल यह कि बिखराव किसके अंदर हो रहा है? बिखराव तो बीजेपी के अंदर हो रहा है। 4 स्टेट में बिखराव हो रहा है और हर कम्युनिटी में बिखराव हो रहा है। और ये केवल 1-2 कम्युनिटी की पार्टी जो आरएसएस शुरुआती दौर पे कहा जाता था, वो उसी दायरे में सिमट के रह गई। और यूपी में तो एक कदम और आगे। नहीं, ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, ये क्या सोची समझी रणनीति है अखिलेश यादव की भी, कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कुनबा जोड़ना है, वो एमवाई फैक्टर से मुस्लिम यादव वोट बैंक से आगे जाना है। इसमें खालिस राजनीति, रियल पॉलिटिक्स भी तो इन्वॉल्व है ना। ये सिर्फ सम्मान की लड़ाई है या खालिस राजनीति भी हावी है इस पर? नैरेटिव अच्छा बनता है ना। जब बीजेपी करती थी, जब रेनबो कोalition बनाती थी, तो इस देश में सारे लोग, सारे मीडिया वाले, सारे इंटेलेक्चुअल्स आर्टिकल्स लिख रहे थे कि किस तरह से बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, अति पिछड़ों की सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। आज वो बिखर क्यों गई? सवाल ये है, उस पूरी सोशल इंजीनियरिंग का जो इतिहास रहा, वो 4 या 5 साल में बिखर क्यों गया? इस बात को गुरु प्रकाश जी बोलेंगे। क्योंकि आरएसएस के फ्रेमवर्क के अंदर वो समा नहीं सकता है संदीप जी। आरएसएस का जो फ्रेमवर्क है वो पिछड़ों के, दलितों के और माइनॉरिटीज के अगेंस्ट है। तो 18 राज्यों में सरकार कैसे है? 12 में तो अपने बल पर सरकार है। इनकी बीजेपी की। सवाल दोबारा, मैंने ये कहा कि फिर बीजेपी की 12 राज्यों में अपने दम पर सरकार कैसे है? घटकों के साथ। देखिए, जो राज्य पे बीजेपी की सरकार है, आप एक एक करके उठाते चलिए। गुजरात को छोड़ दीजिए, गुजरात अलग कहानी है, वहां भी किस तरह से सरकार अंत में बनी थी ये हम लोग जानते हैं। बाकी बिहार में अगर सरकार है उनकी, तो वो सोशल इंजीनियरिंग के जो वहां पे एक चैंपियन नीतीश कुमार है, जो पलटी मार के उनके साथ गए, उनके साथ बनी है। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर बीजेपी ने सरकार चुराई है, वहां पे चुनाव जीते नहीं थे वो। कर्नाटक में अगर सरकार बनी है, चुराई हुई है। गोवा में सरकार बनी है, चुराई हुई है। मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, चुराई हुई है। मणिपुर में सरकार बनी है, चुराई हुई है। तो चुराई हुई सरकार को अभी बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे थे गुरु प्रकाश जी आयाराम गयाराम पे। आपने आयाराम गयाराम की परंपरा को रिवाइव किया, जो देश में बंद हो गई थी, जो 50 साल पुरानी परंपरा थी, जिसमें कि लोग, हमारे यहाँ लगातार रिफॉर्म्स हुए, दल बदल कानून बने, आपने सबको किनारे कर दिया, चुराई हुई सरकारें बनाई। ठीक है, मुद्दे पर फिर से आते हैं सुकेश। तो मतलब दरअसल एक रेनबो कोएलिशन, एक सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने की थी, ये सब मेहमान यहां पर मान रहे हैं। तो वो सोशल इंजीनियरिंग में सेंधमारी हो गई है, या ये तो चुनाव के वक्त डिसग्रंटल्ड एलिमेंट होते हैं, टिकट नहीं मिल रही, परिवार वालों को नहीं मिल रही, ये उतना सिलसिला मात्र है, या ये एक व्यापक सवाल भी खड़ा होता दिख रहा है यूपी के जरिए कि सोशल इंजीनियरिंग की जो बात थी, सोशल जस्टिस, सम्मान की बात फिर से मुख्यधारा में आती दिख रही है? इसको इतना ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए कि कुछ डिसग्रंटल्ड एलिमेंट हैं जो समाजवादी पार्टी में चले गए। किसी भी एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग मैं कह रहा हूं, मैं कल भी कह रहा था कि पिछले कुछ सालों में चुनाव के दौरान का रिकॉर्ड देखिए, लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं, बीजेपी से टूट के इनकम्बेंट गवर्नमेंट जिसकी सरकार बनने वाली हो, वहां से उनके मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट कट रहा था, ऐसा नहीं है। सैनी का टिकट ये काट देते, ऐसा नहीं है। तो इट हैज ए लार्जर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन इट। इसको सोशल इंजीनियरिंग के इससे जोड़ के देखना पड़ेगा। और दिक्कत यह है कि ये जब इसकी कोशिश हुई है, वो भी सिंबॉलिक हो गई है। जैसे पॉलिटिक्स जो है वो सिंबॉलिज्म का दूसरा नाम हो गया है, वो रियल एम्पावरमेंट तो होती नहीं है। बिहार में कोशिश हुई थी, और केसी त्यागी जी के जो नेता है नीतीश कुमार और लालू यादव ने एक कोशिश की, और
अगड़े एक तरफ हो गए, पिछड़े एक तरफ हो गए, सरकार बन गई, बीच में ही टूट गई वो बात। जब जब पिछड़े एक साथ आए हैं तब तब उन्होंने पॉलिटिक्स में कुछ कमाल करके दिखाया है। 14 के बाद से ही देख लीजिए आप, 14 में भी देख लीजिए, यूपी में 17 में देख लीजिए, फिर से 19 में देख लीजिए। यूपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें सत्ता की चाबी पिछड़ों के हाथ में रही है। जब झूम के वोट दिया पिछड़ों ने, और उसका नतीजा यह हुआ कि जो वोट बैंक था बीजेपी का, जो बेस था 14-15%, वो बढ़ के 19 में 50% के आसपास है। वो इसलिए है क्योंकि वो कंसोलिडेट होके इनके पास आ गए थे। कोई ना कोई वजह है, उनका एम्पावरमेंट नहीं हुआ, उनको डिसइल्यूजनमेंट कहीं से मिला, और वो अब एक अखिलेश यादव को नायक समझ के उनके पास नहीं, इनको एक हिंदुत्व का जामा भी पहनाने की कोशिश की ना बीजेपी ने, पर ये हिंदुत्व का कार्ड मंडल कमंडल में बट गया है क्या? देखिए, मंडल कमंडल में पूरी तरीके से बटना आज की तारीख में मुश्किल है। वो मंडल कमंडल 90 का दौर था, लेकिन 90 की बीजेपी और 2022 की बीजेपी में एक मूल अंतर है। कोई कहेगा नहीं, मूल अंतर तो नहीं है, मूल कैरेक्टर उनका वही है, वो हिंदूवादी हैं, लेकिन उन्होंने मंडल और कमंडल का एक ब्लेंड तैयार किया है। बिल्कुल। और वो कॉकटेल जो है वो समाज में पेनेट्रेट करके नीचे तक गया है। क्या वो जो जड़ें बनाने की दिशा में काम कर रहा था उसमें कमजोरी हुई है? क्या उसमें अखिलेश यादव ने सेंध लगा दी है? क्या ये चिंता का सबब है? बिल्कुल चिंता का सबब है। और ये चिंता का सबब अगर नहीं होता तो ये बार बार जो हम विकास की बात पे चुनाव लड़ेंगे, हमारी डबल इंजन की सरकार है, और उसको बार बार 80-20 पे लाना, ये बताता है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद जो उनका ट्राई टेस्टेड फॉर्मूला है वो भी लेके आना चाहते हैं, विकास का जामा भी उसको पहनाना चाहते हैं, और सोशल इंजीनियरिंग की जो कोशिश उन्होंने 14, 17, 19 में की, जो फलीभूत भी हुई, उसको भी याद कराते रहना चाहते हैं। ये दिखाते हुए कि मोदी ओबीसी के सबसे बड़े नेता है देश में, जो प्रधानमंत्री दूसरी टर्म के लिए बने हैं। इसके पहले देवगौड़ा हुए थे, लेकिन वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे थे। तो ओबीसी अगर कोई प्रधानमंत्री किसने बनाया तो वो बीजेपी ने बनाया। उनको चैंपियन बनाते हुए उसके इर्द गिर्द ये बुनने की कोशिश होती है कि ओबीसी हमारा। ये बंद मुट्ठी थी ना 2017 में, प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा थे, योगी आदित्यनाथ नहीं आए थे। ये एक बड़ा ये चेंज है ना, ये एक बड़ा कैच है। बीजेपी उहापोह में अंदर अंदर होगी, वो शायद ना बताए। उन्होंने योगी आदित्य को हिंदू मोंग के तौर पे पेश किया था, विपक्ष ने उनको ठाकुर का नेता बना दिया। अब एक ठाकुर नेता के नेतृत्व में क्या सारे पिछड़े लामबंद होंगे क्या? या फिर वो प्रेफर करेंगे कि नहीं, यादवों में अखिलेश यादव ही कर लेते हैं, ओबीसी तो है। गुरु, पिछड़े वोट बैंक में सेंधमारी हो गई, जिसको आपने सहेजा, प्रतिनिधित्व भी दिया। जो आप बातें कह रहे थे 27 मंत्री बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वहां पर टूटन दिख रही है क्या? संदीप जी, देखिए, एक तो पिछड़े वर्ग की बात हो, दलित समाज की बात हो, तो आज जैसा कि सुकेश जी ने भी कहा कि 30 साल 40 साल पुरानी परिस्थिति अब नहीं है, अब वो भी एस्पिरेशनल हो गया है। अब वो उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और वो काम देखता है। अब हमने देखा पिछले 7 वर्षों में हमारे ऊपर खूब आरोप भी लगा। अब जब बैकवर्ड क्लास कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और तमाम, मुझे लगता है कि अभी नीट में भी जो आरक्षण की बात हुई कि मेडिकल कॉलेजेस में जो आरक्षण का मामला 86 से पेंडिंग था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो प्रतिनिधित्व भी हो, सशक्तिकरण भी हो, और तमाम ऐसे स्थानों पे तो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे, अब सफल साहब की बातों को मैं सुन रहा था, आज तक मतलब कांग्रेस पार्टी का इतना लंबा शासनकाल रहा, अब कैबिनेट सेक्रेटरी में कोई दलित नहीं बन पाया है। हमने अभी देखा पिछले दिनों में कि मुर्मू साहब पहले शेड्यूल ट्राइब सीएजी बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितना प्रतिनिधित्व है। तो जब सम्मान की बात होती है, डिग्निटी की बात होती है, तो बहुत आवश्यक है। और हम इस समाज से तो आप ये कह रहे हैं कि सम्मान आप दे रहे हैं, पर यह सम्मान की लड़ाई कैसी जाएगी? क्विक कमेंट आपसे चाहूंगा। यह सम्मान की लड़ाई उत्तर प्रदेश की सत्ता तय करने वाली है क्या? निसंदेह 2012 में, 2017 में, 2005 में पिछड़ों का बड़ा हिस्सा जिस गठबंधन के साथ गया उसकी सरकार बनी, चाहे वो मायावती की बनी हो, चाहे अखिलेश यादव जी की बनी हो, चाहे मोदी जी के नेतृत्व में, मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर प्रदेश में बनी हो। और एक चीज़ के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा, मैं जनसंघ के साथ भी रहा हूँ, बीजेपी के प्रारंभिक दिनों के साथ में भी रहा हूँ।
ये मोदी एरा की जो बीजेपी है ये डिफरेंट है उस जनसंघ से जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि अब ये एक या दो जात की पार्टी नहीं है और मुझे गर्व है कि मैं अति पिछड़ों से आता हूं। ऐसा जनसंघ के मंच पर बैठ करके कभी किसी नेता ने नहीं कहा, इसलिए इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे भारतीय गुरदीप जनता सप्पल पार्टी 20 सेकंड। जी बिल्कुल यही बात तो हम कह रहे हैं कि ये बात बेची गई इस देश के अंदर कि पिछड़ों का पूरा जो प्रभुत्व है वो मोदी जी के अंदर ही अपना देखे, लेकिन जब पॉलिसीज की बात आई इस देश के अंदर तो पूरा पिछड़ा समाज, पूरा दलित समाज, पूरा ट्राइबल समाज और पूरे माइनॉरिटीज और महिलाएं इस बात को समझ गई हैं कि बोलने में और नीतियों में बड़ा फर्क है। आज क्यों आप पूरे देश से रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं? क्योंकि आपने नौकरियां खत्म कर दी। आज ये क्यों हो रहा है इस देश के अंदर? आज ये क्यों हो रहा है कि जो लगातार यूपी के अंदर और बाकी देश में दलित उत्पीड़न के केसेस आते रहे, उसमें संवेदना जो है बीजेपी की एज अ पार्टी, वो बहुत बार जो लोग अपराध करते हैं उनके साथ खड़ी है। ये बात एक्सपोज हुई है। जो मोदी जी ने विश्वास दिलाया था इन समाज को, वो विश्वास आज झूठा साबित हुआ है। ये बात तो सच है। ठीक है सुकेश, 20 सेकंड्स। ये एक लाजर सवाल है क्या? यहां सिर्फ उत्तर प्रदेश तक महदूद नहीं रख रहे हैं गुरदीप सप्पल, वो कह रहे हैं पैन इंडिया अगर आप देखो तो एक नाराजगी क्रीपन करने लगी। बहुत बहुत अच्छी बात है ये विमर्श में आए, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बने कि आप इसको सिंबॉलिक न रहने दो कि आपने मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल किया। हम बताएं हमने उनको एम्पावर किया है। वो उस एम्पावरमेंट का जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं और कई बार हम कार्यक्रम कर चुके हैं कि उसके प्रोफेसर भी बने, उसके एसोसिएट प्रोफेसर भी बने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो हर जगह उनके दाखिले भी उनके दाखिले भी हों। इन चीजों में जब आप देखेंगे कि काम हुआ है तब ऐसा लगेगा कि वो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट नहीं होगा, वो रियल एम्पावरमेंट होगा। और यही हम उम्मीद करें कि जो भी सत्ता में उनकी इससे आता है वो उसी की दिशा में काम करे। तो पिछड़ों के हाथ में चाबी है क्या उत्तर प्रदेश की, और राजनीति का ऊंट या ये जो मुद्दे हैं वो एक बदलाव भी दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और ये पूरे देश में भी देखा जा सकता है। आने वाला वक्त बताएगा। ये क्षणिक विश्लेषण होते हैं, हर रोज कोई खबर आती है उसका विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या एक ट्रेंड भी देख रहे हैं। आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। नमस्कार। सबसे